अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बहुत से अहम मामलात एक साथ वतन अजीज़ में इस वक्त जारी और सारी हैं। आज बजट मंजूर कर लिया गया है, फाइनेंस बिल, और इसके ऊपर हमेशा की तरह तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत थे, अपोजिशन के भी शोर भी खूब मचाया गया, लेकिन इस दफ़ा ये दिलचस्प अमर था कि ख़ुद इत्तेहादी जमातें भी तनकीद कर रही थीं। खुद हुक्मरान जमात के अंदर से भी कुछ आवाज़ें थीं जो इस बजट के ऊपर तनकीद कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बजट हमेशा के मुख्तलिफ माजी के बजटों की तरह पास हो गया। इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में एक और बड़ा अहम जो कानून है वो पास किया गया है, और वो है जी तरमीमी बिल जो मंजूर किया गया है। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, जिसके अंदर हमने देखा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के हवाले से भी एक शिक शामिल की गई है, तो इसको भी मंजूर कर लिया गया कसरत राय से। अगर हम सियासी महाज पर बात करें तो बड़ी दिलचस्प यहाँ पर भी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से निकल कर इलेक्शन में भी किसी न किसी हद तक बड़ी वाज़े कामयाबी भी उसने हासिल की, एक मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में उभर कर आई, लेकिन अब बदतरीन अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार नज़र आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा है कि 3 ग्रुप्स हैं। एक तो वो जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर चेहरा हैं, और दूसरा ग्रुप वो है जो इस बज़ाहिर चेहरे से शायद खुश नहीं है, उनकी हिकमत अमली से इख्तिलाफ रखता है, और तीसरा एक वो भी ग्रुप है जो शायद PTI को मुश्किल वक्त में खैरबाद तो कह गया अपनी किसी मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज़ करके, या जो भी उसको आप नाम दे लें, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की ख्वाहिश रखता है। तो ये जो तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़े हैं जो ख़ुद को जेन्युइन PTI समझते हैं, ख़ुद ही को इमरान खान का जानशी भी समझते हैं, उनसे ज़्यादा वफादार समझते हैं, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो इमरान खान के वाक़तन करीब है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि ये पार्टी इस सारे मसाइल का हल किस तरह करने जा रही है। और इसके साथ साथ फिर हम थोड़ी बात करेंगे कि जो मुमकिना ऑपरेशन के हवाले से एक, बल्कि अब मुमकिना भी इसको हम क्या कहें, अब तो बाकायदा शायद कार्रवाइयाँ शुरू भी हो चुकी हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ ट्रूप्स भी शायद पहुँचे हैं और कुछ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। इसके ऊपर वज़ीर दिफा के गुफ्तगू का एक हिस्सा भी आपने मुलाहिज़ा किया है। तो इस ऑपरेशन के क्या मकासद हैं और क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है इस हुकूमत को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और आज खास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और आपको वेलकम कहती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, इमरान साहब से कमेंट लेती हूँ और फिर हम आपकी तरफ आते हैं। इमरान साहब, बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जो आज बजट भी पेश हो गया है, इसके ऊपर हमने देखा कि अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। इवेंचुअली वही बात हुई जो हम देख रहे थे कि PTI हो, या PTI ने तो खैर अपोज किया, लेकिन पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, तनकीद भले करें लेकिन अल्टीमेटली पास कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, हम पिछले हफ्ते भी जब ये डिस्कशन कर रहे थे, ख़ासतौर पर बजट के हवाले थे, तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि ये जितनी तकरीरें हैं ये कंपनी की मशहूरी के लिए होती हैं। पीपल्स पार्टी जो भी दावे कर रही थी, जो बातें कर रही थी, जो तनकीद कर रही थी, या इवन इत्तेहादी दूसरे जो हैं वो बातें कर रहे थे, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी थी। एहसास दिलाना होता है कि हम भी मौजूद हैं, साढ़े नाल भी कुछ लेन देन कर लो, बाकी कोई इस पे वो नहीं था। ये तय था कि बजट कोई खास उन्होंने जो बजट के ऊपर टैक्सेस के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, एक आध के अलावा कोई खास वापस भी नहीं लिया। आपको लगता है कि ये जो बजट, एक मुश्किल बजट जिसको कहा जा रहा है, इसके असरात हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, और आवाम का एक शदीद रिएक्शन है जो नए टैक्सेस आयद हुए हैं उनके हवाले से, आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन? देखिए समीना, हुकूमत के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो पता नहीं मुझे कि कितनी मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये बजट आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। जो पाकिस्तान का एक तबका था जो कभी हुआ करता था, कभी एग्जिस्ट करता था, जिसको हम सफ़ेद पोश तबका कहते थे, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता था, वो पहले ही अब होते होते ख़त्म ही तकरीबन हो चुकी है। तो अब वो जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए लगता है कि वो भी, जिनको हम गरीब कहते हैं ना समीना, असल में वो तो गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। अब जो बेचारे अपना रख रखाव रख के वाइट कॉलर बन के तो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास खिलाते हैं, ये उनकी ज़िंदगी भी जीरन करने वाला बजट है, और इसके असरात आप देखेंगे महीने 2 महीने के बाद जब आने शुरू होंगे तो बड़े शदीद और खौफनाक असरात होंगे। अब हुकूमत भले जितने मर्जी दावे करे, अब देखिए आज लेवी जो है उन्होंने अगरचे 80 दिखा के तो 70 कर दी, और 10 रुपये उसमें कमी कर दिया पेट्रोल पे,
70 रुपये लेवी होगी, लेकिन जब 70 रुपये का मतलब है 10 रुपये मजीद बढ़ेंगे। अब पेट्रोल की कीमत 10 रुपये ना बढ़े, उसके 3-4 रुपये भी बढ़े तो वो इफेक्ट तो उसका नीचे तक आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये एक जालिमाना बजट करार दिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन बहरहाल अब ये पास तो हो गया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पे तनकीद तो ज़रूर की है, लेकिन ज़ाहिर अक्सरियत में हुक्मरान इत्तेहादी जमात थे, उन्होंने इसको पास कर लिया है। आपको क्या नज़र आ रहा है? खान साहब तो जेल से ये प्रिडिक्शन कर रहे थे कि इस बजट के बाद 2 महीने के अंदर हुकूमत के लिए हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई आका नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वो बजट है जिसको पीपल्स पार्टी वालों ने, उनकी लीडरशिप ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। अब अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी वालों ने अवाम दुश्मन बजट को वोट दिया है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन पार्टी लगती है। जब आप किसी को कहते हो ये काम तुम्हारे लिए गलत है और फिर आप वही काम करो, तो आप उसके दोस्त होगे या उसके दुश्मन होगे। अच्छा, नाम ये IMF का डालते हैं। IMF सिंपल 2 बातें करता है। वो कहता है अपनी इनकम बढ़ाओ और अपने खर्चे कम करो, ताकि आपको लोगों से उधारा ना लेना पड़े और जो उधारा लिया हुआ है उसकी किस्तें दे सको। वो ये नहीं कहता कि किधर टैक्स लगाओ किधर टैक्स ना लगाओ। ये जो होती है, हुकूमत ने अपने लिहाज से जो बजट बना रहे होते हैं वो बताते हैं कि हम इस तरीके से टैक्स लगाएंगे और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, या हम इस लिहाज से एक्सपोर्ट करेंगे और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, और इस लिहाज से हम अपने खर्चे कम करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें इस हुकूमत में इतनी अकल नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाती है या अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाती है, तो बनिस्बत टैक्स बढ़ाने के अगर ये लोग ड्रास्टिकली एक किस्म का स्लैश करते 50% 60% अपने एक्सपेंसेस, और ये जो शहाना खर्चियाँ हैं इनको ख़त्म करते या बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते बाय 70%, तो ये तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पे ये बचत कर सकते थे। तो उससे ये हो जाता कि आपको वो जो टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर वो ना लगाने पड़ते। और अगर लगाते भी आप जो टैक्सेस, तो फिर भी आवाम को ये भी मैसेज जाता कि सिर्फ हमसे नहीं कुर्बानी दी जा रही, आप हुक्मरान भी इत्तेहाद भी उस पे कुछ अशराफिया भी जो है वो कुर्बानी दे रही है। डॉक्टर साहब, ये जो शहाना खराजात थे, जब IMF के साथ आपने भी एक खौफनाक मुआहदा किया था, तो उस वक्त आपकी जमात की हुकूमत थी, उस वक्त ये क्यों नहीं 3, 4 या 5 ट्रिलियन बचाया गया? उस वक्त भी तो ये अखराजात उसी तरह थे। मैं आपको बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपको बताता हूँ जी कि वो खौफनाक जो हमने उनके साथ डील की थी वो 6.5 या 6 बिलियन डॉलर्स की थी, और 3.5 सालों में या 3.25 सालों में हमने सिर्फ 3 बिलियन डॉलर लिए थे, हमने बाकी नहीं लिया। और जिस दिन हमारी हुकूमत जा रही थी, मतलब जब उन लोगों ने अदम एतमाद का पास किया था, मैं 8 मार्च की बात कर रहा हूँ, उससे 2 हफ्ते पहले तकरीबन मिडल ऑफ फरवरी में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है। ये याद रखिए, उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे में आपकी जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर सेक्टर में थी, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी पहली बार एक ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी थी। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं आप उनसे पूछे कि वहाँ पे कितना बूम आया। ठीक, लेकिन बात यह कि अशराफिया ने तो उस वक्त भी कुर्बानी नहीं ना दी थी। पॉइंट तो ये है सर, वो ठीक है कि जो भी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल सही कहती हैं आप, बिल्कुल सही कहती हैं, मुझे आगे लेके चले दें, उसको जरा ज्यादा एग्रेसिव करना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिव। शुरू में ऑस्टेरिटी ड्राइव हमने सुनी जरूर थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ज्यादा हमें उसका फर्क नजर नहीं आया। लेकिन बहरहाल मुझे जरा आज के इश्यूज पे चूंकि बात करनी में थोड़ा सा आगे लेके चलो। इमरान साहब, आज जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस, जो बिल पहले ऑर्डिनेंस आया था, उसको बिल को पास किया है, आपको क्या नजर आता है? हुकूमत को आखिर क्या जरूरत पेश आई है कि रिटायर्ड जजेस को वो लाजमी तैनात करना चाहती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में? असल में हुकूमती जो लोग हैं, जो वजारत कानून ख़ास तौर पे, और वज़ीर आज़म हाउस के कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है इस हवाले से कि पहले ही हमारे यहाँ जुडिशली में जिस तरह से मामला पेंडिंग है और जिस तरह से जज साहबान पे बोझ है,
तो क्या ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जज साहबान चले जाते हैं तो उससे उनका जो रूटीन का काम है वो बड़ा सफ़र करता है। तो ये हम इसलिए ये इन गुड स्पिरिट ये ला रहे हैं कि ताकि वो अपने मुकदमात की उसी तरह से सुनाई करें, उसी तरह से उसकी समाअत, और वो अपना काम करें, और ये जो अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड जज साहबान हैं उनको लगाया जाए और उनसे ये काम करवा लिया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस हद तक ठीक है, ये काबिल कबूल है, लेकिन इसके लिए भी एक मेकनिज़म फिर ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे जज साहबान लगाए जाएँ जिस पे दोनों तरफ से अपोजिशन और हुकूमत उन पर किसी को इतराज़ ना हो। ये ना हो कि जिस तरह से वैसे ही हमारी जुडिशरी में एक डिवीजन है, अगर इस तरह के जज साहबान लगा दिए जाएँ जो अपोजिशन के लिए वैसे ही काबिल कबूल ना हो या वो समझते हो कि उनसे नफरत करते हैं, तो फिर तो उनके फैसले उसी तरह से आएंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये लगाने से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि कौन से लोग लगाए जाएँ, इस पे ज़्यादा। और फिर देखिए अगेन वही बात है कि जो केसेस हैं वो तो जो मौजूदा हुकूमती लोग हैं उनके अगेंस्ट ही ऑपोजिशन गई हुई है या इलेक्शन कमीशन उसमें फ़रीक है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद तैनाती करनी है और उसकी कानून साजी मौजूदा हुकूमत कर रही है तो अल्टीमेटली ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है। लेकिन ये बात तो बहरहाल अपनी जगह वैलिड है। डॉक्टर साहब, आप लोग भी हमेशा ये बात शिकायत करते नज़र आते हैं कि बड़ा लंबा चलते हैं ये ट्रिब्यूनल्स के काम और जल्दी जल्दी फैसले नहीं होते। तो ये तो अच्छा है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा तेज़ी से फैसले होंगे। और आज ये मिसाल भी दी गई कि जैसे कासिम सूरी साहब का केस 5 साल लटका रहा, उसका कोई फैसला ही नहीं हो सका। तो ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स हों, ज़्यादा जजेस हों तो अच्छा है, फैसले तो हों। आप लोगों को क्या डर है? आपके पास तो 45 फॉर्म ओरिजिनल है ना। देखिए बात इसकी नहीं है कि हमें डर है या नहीं है, बात इस बात की है कि क्या ये नॉर्म है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 देखिए इस तरह होता है जब हम ट्रिब्यूनल्स करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स में बजाय स्टे ऑर्डर्स के ट्रिब्यूनल शुड डिसाइड विद इन लेट्स से 60 डेज़ या 90 डेज़ उसको फ़ैसला सुनाना है, और लंबी डेट्स के बजाय छोटी डेट्स दें और उनके ऊपर फ़ैसला सुनाए। 2 या 3 चीज़ें करनी होती है ना आपने। आप फॉर्म 45 ओरिजिनल में कंपेयर कर लें, उसके किसी को भिजवा दें कि जी ये चेक कर लो कि इसकी ओरिजिनलिटी है या नहीं है, क्या है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। हाँ, अगर वो कहते हैं ना अगर दिल ही न चाहें तो बातें हज़ार हैं। आपके खदशात क्या हैं? ये जो जिस देखिए हमारे खदशात ये हैं कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना ये नॉर्मली जर्नली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हाजिर जज भी हो जाते हैं। हमने अभी मिसाल के तौर पे देखता हूँ, आज फैसल वावडा साहब और उनको माफ़ कर दिया अदालत ने, अच्छी बात है, माफ़ कर दिया है। लेकिन हमने देखा है कि जो जज ज़ेबा साहिबा के साथ जब इमरान खान का जो केस था वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि खान साहब खुद गए थे, उन्होंने कहा भी था, लेकिन वो आज भी पड़ा हुआ है। ये जो दोहरे मेयार होते हैं ना ऑफ जजमेंट के, ये दोहरे मेयार पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम, अगर आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम पाकिस्तान की जुडिशरी है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी ईमानदारी से फैसले और टाइम से फैसले करना शुरू कर दे, मैं आपको एक सच बात बताता हूं कि ना पाकिस्तान में कोई इदारा अपनी आईनी जो उसका दायरा है उससे बाहर निकलेगा। हाँ, ना कोई पॉलिटिशियन बेईमानी करेगा, ना किसी जगह पे नॉन मैरिड बंदे को लगाया जाएगा। पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम चला आ रहा है पिछले 60-70 सालों से, ये प्रमोट करता है नॉन मैरिड लोगों को। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जहां भी आप से सारा कुछ अदलिया पे डाल दिया डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, मैं आपको सच बात, मुझे एक बात बताएं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल क्यों था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफी का, या जिसको हम कहते हैं कि ये जुल्म है, वो ना इंसाफी होती है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये जुल्म क्या होता है? ना इंसाफी होती है, जब जहां अदल ना हो, जहां इक्विटी ना हो। और ये याद रखिए, अगर आप वर्ल्ड वो कौन सा है, वर्ल्ड बैंक का या उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अगर आप 2017 का पढ़ें तो वो कहते हैं कि अगर इक्विटी
अगर कोई ऐसा माहौल जिसमें लोग अपने बिजनेस ना कर सकें और जहां पे तहफ़्फ़ुज़ जान माल और इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ ना हो, वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। राइट, बिल्कुल अदलिया का एक बुनियादी है, जाहिर है कि आप बुनियादी किरदार है। लेकिन एक इसमें बड़ी अहम जो बात है मैं वो ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें की सारी ठीक हैं, लेकिन अगर जुडिशल एक्टिविज्म हो जाए, अगर जुडिशली भी वो किरदार अदा करना जाए शुरू कर दे जो माजी में होता रहा है, जो नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की बिना पर लोगों की हुकूमतें ख़त्म कर दी जाएँ, अपनी पसंद और नापसंद की बिना पर PKLI जैसे इदारे तबाह कर दिए जाएँ, अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों को सलाहों के पीछे भेज दिया जाए। जब कानून की हुक्मरानी होगी तो खुद ब खुद अदलिया भी उसके अंडर ही आएगी, उसका भी हाथ रोकने वाला उसी के अंदर एहतसाब का सिस्टम भी है और उसको और बेहतर करना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी चीज़ें तेज़ी से लेके चलनी है। आपने अभी बात की अदलिया की भी, एक बड़ा अहम केस है मखसूस नशिस्तों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर समाअत चल रही है। क्या आपको उम्मीद नज़र आ रही है? आप लोग बाहर आके कहते हैं जी काजी साहब को अलग हो जाना चाहिए, अंदर आपके जो वकला है उन्होंने अदम एतमाद नहीं किया। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर ये केस का फैसला फिर आप लोगों के खिलाफ आया तो फिर आप लोग कहेंगे जी काजी साहब ने इंसाफ नहीं होने दिया। आपको लगता है कि इसमें स्ट्रैटेजी में गलती है आप लोगों की? इस तरह देखिए मैं सिंपल, मैं तो जो फैसले हुए हैं उनको सामने रखते, जो केस इस वक्त चल रहा है मैं उसको ज़रा थोड़ा सा उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात चीज़ें बताऊँगा क्योंकि जो लाइव दिखाया जा रहा है उसका तो मैं उस पर थोड़ा सा अपना वो फेयर कमेंट कर सकता हूँ मैं उसके लिए। देखिए सिंपल सी बात ये है, ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के लिहाज से 2009-2010 डॉक्टर साहब बात बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए वो सबको पता है केस क्या है, मुझे सिर्फ ये आपसे जानना है आप लोगों की स्ट्रेटेजीज की भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना सामने, बार बार सब ये बात कह रहे हैं। नहीं देखिए सिंपल सी बात ये इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की है वहां पे प्रॉब्लम एक है, जो बल्ला लिया गया वो दूसरा है। अब ये याद रखिए अगर बल्ला लिया जाता और उसमें चीफ जस्टिस साहब उस डिसीजन को जब वो यूके के हाई कमीशन ने उठाया उसको जस्टिफाई ना करते, तो जब एक शख्स अपने लिए हुए डिसीजन को पब्लिकली जस्टिफाई कर रहा है वो एक किस्म का पार्टी बन जाता है, उसको नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, आपने देखा होगा कि इसमें 12 दफ़ा पे जब भी बल्ले के निशान का उस पे आता था तो चीफ जस्टिस साहब कहते थे आप प्लीज़ इस चीज़ का जिक्र ना करें। ओवरऑल जो चीज़ लग रही है मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अदलिया आज उस क्रॉस रोड्स पे खड़ी है जहाँ इन्होंने हर एक ने, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम उस क्रॉस रोड्स पे आ गए जहाँ पे हमने या तो नोज डाइव करके पाकिस्तान तबाह हो जाएगा जैसे बाकी मुल्कों में अभी आजकल हो रहा है, पार्लियामेंट जल रही है, और या फिर हम अपने आप का कोर्स करेक्ट करके सही सिमत पे चले जाएंगे। अब ये डिसाइड हम लोगों ने करना है हमने कौन सी साइड लेनी है। मेरे ख्याल में ये वो टाइम है जहां आप मैं हम लोग सारे सच बोलना शुरू कर दें और उसके बाद हम उस सच के बाद फिर हम रिकंसिलिएशन की तरफ जाना शुरू कर दें कि चलो यार मेरी भी गलती हुई थी, तुमने ये गलती कर दी, वो कर दिए, आओ इसको आगे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इमरान साहब, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मखसूस नशिस्तें तो मिलती है या नहीं मिलती है तो जाहिर है फैसला जजेस कर देंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त माहौल है और जो जजेस आपस में उलझ रहे थे इस सारी समाअत के दौरान, जो लाइव है चूँकि तो हम उस पर बात कर रहे हैं, सबने देखा है, वो भी बड़ा एक देखने में हैरान कुन था कि जजेस एक दूसरे को किस तरह से जवाब भी दे रहे हैं, दूसरा जज उसको जवाब दे रहा है, और फिर इवन वकला उस तरह से दलाइल नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है जजेस आपस में दलाइल दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है? ये नॉर्मल बात है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप इसलिए हैरान हो रही हैं कि शायद आपने कभी अदालत में जाके ताने मार रहे जजेस एक दूसरे को। मेरी गुजारिश सुनिए, ऐसे ही होता है। मैंने घंटों की ट्रांसमिशन देखी, इसलिए मैं तो खुद हैरान। आप तो ट्रांसमिशन की बात कर रही हैं ना, मैं तो माजी में खुद जाके कोर्ट रूम में, जिस कोर्ट रूम में ये हो रहा है मैं वहाँ भी समाअत सुनता रहा हूँ जाके मुख्तलिफ मुकदमात में, और यहाँ हाई कोर्ट पर्सनल अटैक करते हैं जजेस एक दूसरे को। देखिए बात ये है कि पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जजों का इख्तलाफ होना, एक दूसरे को इस तरह की बात करना, ये रूटीन में होता रहता है, लेकिन क्योंकि वो ऑन कैमरा नहीं होता था, आता नहीं था, इस तरह से लोगों को वो पता नहीं चलता था।
बेंच में इख्तलाफात होते हैं, इसलिए जो लेकिन काजी साहब आपको लगता है कि बल्ले के निशान के फैसले की वजह से बैकफुट पर हैं, उन्होंने बार बार उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि बार बार अब वो मखसूस नशिस्तों का मामला उससे जुड़ा हुआ है, हाँ तो वो बार बार जिक्र होता है और उसमें ऐसा लगता है कि फिर उसी वक्त माहौल एकदम तल्ख सा हो जाता है जैसे ही बल्ले के निशान का जिक्र होता है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब जो हैं इस वक्त वो बैकफुट पे हैं। मुझे लगता है कि काजी साहब की जो शख्सियत है वो वैसे फ्रंट फुट पे रह के खेलने वाले हैं, इसलिए हाँ वो एग्रेसिव हैं। और वो अभी भी आप देखें, जो अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे ना कि जब जिक्र होता है और वो उस पर कहते हैं या उन्हें नहीं कहना चाहिए या उन्हें वो बरतानवी हाई कमिश्नर को नहीं करना चाहिए था, तो ये भी एक जाहिर करता है कि अगर वो एग्रेसिव ना होते तो इस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से ना आता। वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई है मुसन्निफ और दानिश्वर औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से काजी फैज़ साहब के अगेंस्ट अभी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इसी बारे में उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाए। उन्होंने हाई कमिश्नर को क्यों कहा? ये तो अब जुडिशियल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो फैसला करेगी कि ये दरख्वास्त एंटरटेन भी करनी है या नहीं। लेकिन जो औरिया मकबूल जान साहब हैं वो खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं और दानिश्वर भी हैं, तो अब उन्होंने अगर वो कोई एप्लीकेशन दी है तो शायद उन्होंने अपनी तरफ से तो ठीक समझ के दिया होगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करेगी इस पे क्या होता है। राइट, एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ पीटीआई के इंटरनल रिफ्ट्स की बात करेंगे। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि आप लोग इतना क्यों लड़ते हैं, बाहर कोई कम पड़ जाता है तो आपस में क्यों इतना लड़ते हैं, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या आप लोगों के मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म होते हैं? अब ये उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, कारकुन उनके ऊपर नाराज़ हो रहे हैं कि आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इमरान खान की रिहाई नहीं आप लोग कर रहे, और फिर हम देख रहे हैं कि मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा एक पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, जो कि शेर अफजल मरवत हों, शंदाना गुलजार साहिबा हों और इस तरह के और कुछ जो ज़रा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं उनको लेकर के कि जी ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तो ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए, इससे होता है कि जब बड़े या घर का जो सबसे बड़ा होता है जब वो नहीं होता तो आगे दरमियान में पीछे अगर 4-5 भाई हों तो उनके दरमियान में इख्तलाफात आ जाते हैं, 2 या 3 आप ये समझ सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे वर्कर्स का पैशन है, वो हमारे जो वोटर्स हैं उनका पैशन है। ये वो पैशन था जो आपने 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा। आप उनके उस पैशन को दबा नहीं सकोगे। अच्छा, वो क्या देख रहे हैं? उनकी नज़र ये है कि इमरान खान जो है ना वो इस वक्त जेल में है और वो समझते हैं कि जो लीडरशिप है जितना उनको करना चाहिए वो उतना कर नहीं रहे। हो सकता है वो सही समझ रहे हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, हम उतना नहीं कर पाए, तो उनका गिला जायज़ बनता है, उनका हम पे शायद गुस्सा भी जायज़ बनता है। हमें अपना भी एक गुस्सा है, लेकिन थोड़ा सा जो पीछे जिस तरीके से बातचीत हुई है, तो आपने आगे जब आपको पता है ऐसे लैंड माइन्स बिछाए गए हैं जिसमें आप लोग अगर ज़रा सा गलत कदम रखा तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें भुगत रहे और चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो लीडरशिप शायद थोड़ी सी ज़रा सेफ मार्जिन रखते हुए आगे जा रही है, जरूर रही है। किसको सेफ करना चाह रही है लीडरशिप? आपके लीडर अगर जेल में हैं और आपके जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं वो अगर ओहदों पर हैं, तो पार्टी कारकुन को तो ये लगेगा कि आप किसकी सेफ्टी का, फिर इसका मतलब खुद को बचा रहे हैं कि हमारे ओहदे ना चले जाएं, हम फिर से ना गिरफ्तार हो जाएं, हमें फिर से ना मारे पड़े, लिहाजा इमरान खान को जेल में रहने दो। स्ट्रैटेजी है क्या आपके पास? नहीं, देखिए, मैं इस तरह है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर या कोई ओहदेदार या कोई मेंबर ये चाहता हो इमरान खान अंदर हो, क्योंकि हमें पता है जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी आज अगर स्ट्रेंथ लेट्स से 30% है तो उसके आने के बाद हमारी स्ट्रेंथ 300% हो जाएगी। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए कभी कोशिश नहीं करूंगा। मेरा तरीका फ़र्क हो सकता है। आपको क्या लगता है अदालतों से आप लोगों को इमरान खान को रिहाई मिलेगी, अदालत रिहा करेगी? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एंड में
अदालत ही रिहा करेगी। अब उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक तरीका वो है कि अदालत मेरिट पे करे और ये जो गलत फैसले हैं, जैसे जिस तरीके से ये इद्दत के केस में अभी जज साहब ने क्या हुआ है ना, अब ये सोचे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इद्दत का केस है ना, ये एक्चुअली आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी ऐसा लॉ हो जो इस्लामिक लॉ या इस्लामिक शरिया के खिलाफ हो, वो आप कर नहीं सकते हो। और केस को सर सभी कंडेम कर रहे हैं, आपकी बात भी लॉजिकल भी है और लीगली भी लेकिन इसके बावजूद देखिए, इसके बावजूद तो ये पूछ रही हूँ कि ये सब रियलिटी की तरह हमारे सामने आ गया कि आप लोगों के साथ अगर हम ये कह लें कि जी ठीक है गलत फैसला हो गया, कानून की खिलाफवर्जी होगी, जो भी हम आपका आर्गुमेंट है वो मान भी लें, तो आपने उस सारे सर्कमस्टांसेस के साथ ही गिवन सर्कमस्टांसेस में ही स्ट्रेटजी बनानी है ना। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम देखेंगे कि अदालतें फिर कल उन्होंने आपका ख्याल था वो छोड़ देंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा, अब आपका ख्याल है वो बरी हो जाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं बरी करते, फिर आप कहेंगे चले हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में आपको रिलीफ। तो आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, ये बरी होंगे, ये लोअर कोर्ट में आपने देखा है कि लोअर कोर्ट में भी प्रेशर ज़रा ज़्यादा हो, हाई कोर्ट में इतना प्रेशर मेरे ख्याल में हाई कोर्ट वो नहीं वो करेगी, वो आराम से अपना वो फैसला सुना देगी और वो इसको बिल्कुल फेंक देगी। जहाँ तक जो मेरी एक सोच आप समझते हैं एहतजाज की जरूरत नहीं है, सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आना चाहिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं अगेंस्ट जो गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर बिल्कुल बाहर आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अडियाला जेल के सामने बिल्कुल जाके वहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट भी वो कर सकते हैं। किया क्यों नहीं सर? मेरा तो ये सवाल था ना, किया नहीं आप लोगों ने ऐसा? हमें नजर नहीं आया कोई मूवमेंट, कोई जल से जुलूस। आपने इतने 4-5 और सियासतदान भी बड़े कद के साथ मिलाए, फिर भी आप लोगों ने कोई मूवमेंट नहीं उठा सके आप। देखिए अब ये जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर डिबेट करेगी, वो चीज़ कर सकती है, उनके हद तक है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर लेट्स से अगर मेरे पास इस पे मैं बताऊँ, डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब की अपनी कई मजबूरियाँ, लेकिन मैं इस पे ज़रूर 2-3 चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर साहब जो फरमा रहे थे ना कि जो PTI का कारकुन है उसका पैशन है, उसका पैशन सिर्फ इमरान खान के लिए, वो ना डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब को जानता है, वो भी यही कह रहे थे। हाँ जी, ना मैं आपसे अर्ज करूँ ना वो शहरियार अफरीदी को जानता है, ना वो इवन अली अमीन गंडापुर को जानता है, ना वो फवाद चौधरी को जानता है, वो सिर्फ इमरान खान को जानता है। अब PTI का अलमिया ये है कि इस वक्त जो दाखिली इख्तलाफात हैं उसकी बुनियादी तौर पर 2-3 वजूहात हैं। एक डॉक्टर साहब ने जो कहा ना कि जब बड़ा नहीं होता तो वो हो जाता है, मान लिया, एक वजह वो भी है। दूसरा ये कि बाकायदा कोशिश भी की गई PTI में दरार डालने की और PTI में ग्रुप बाजी करवाने की, ताकि इस पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। तीसरी जो सबसे अहम बात यह है कि ये जो ग्रुपिंग है उसमें जो ग्रुप इस वक्त सबसे ताकतवर है वो नहीं चाहता कि इमरान खान जो है वो बाहर आएँ। उसकी वजह यह है, मैं बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर साहब की इस बात से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ कि हर बंदा चाहता है, वो नहीं चाहते इमरान बाहर आए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के वापस आने से उनकी अपनी चुदराहट ख़त्म हो जाएगी, वो जो लीडर बने फिरते हैं उनको फिर कोई पूछेगा नहीं। और दूसरी बात ये, क्या आप समझती हैं कि इमरान खान के बाहर आ जाने के बाद और सियासत में फाल किरदार अदा करने के बाद ये जो दर्शनी पहलवान आजकल PTI के चैम्पियन बने हुए हैं, ये आपको कहीं नज़र आएंगे? इमरान खान की तर्ज सियासत को देखें तो उनका अपना एक मिजाज है, वो जिस तरह से वो करते हैं उसमें तो आपने जो बंदा जहांगीर तरीन को बाहर कर दे, अलीम खान को बाहर कर दे, जो किसी भी अपने बंदे को बाहर अपने से उस पर रखने की वो पाबंद ना समझे, उसके सामने छोटे मोटे लोगों की क्या हैसियत है सियासी तौर पे। वैसे वो बहुत कद्दावर होंगे, लेकिन PTI में सिर्फ एक ही किरदार है जो PTI को फाल कर सकता है, जिसके कहने पे लोग आ सकते हैं या जिसके लिए लोग आ सकते हैं, वो इमरान खान है इस वक्त। लेकिन जो अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई ग्रुप है जो नहीं चाहता, तो उनको भी तो ये बात पता है ना कि अगर आप और 1 महीना देख लें, 2 महीने देख लें, तो यही लोग जिनके सामने ये आज पहलवान बने हुए वो पहलवान रहने देंगे। कल आपने उमर अयूब साहब को देखा है कैसे लोगों ने घेरा है। अब मैं आपसे इसका भी जवाब, इनकी भी बचत और पहलवानी इसी बात में है कि वो इमरान खान के साथ कितने लॉयल हैं। मेरी एक यही मैं कह रहा था वजीर से
मेरी एक ना अहम तरीन वफाकी वज़ीर से बात हो रही थी। मैंने कहा यार ये जो बात है सर मुझे ये तो बताएं ये क्या मामला है। उन्होंने कहा बात ये है कि आप एक बात को समझ लें कि इमरान खान, जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि जी अब तो शेख रशीद भी मान गया कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अभी रिहा होते नहीं नज़र आते आपको। और मैं आपको ये भी बता दूँ बकौल उस वफाकी वज़ीर के कि ये अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि ग्रुपबाजी मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, अब जो कारकुन है, देखें कारकुन 2 तरह के हैं। एक तो वो कारकुन हैं जो इस बात से बिल्कुल जो उनका पारा है ना, जो वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है कि उनका लीडर अभी तक अंदर है और बाहर नहीं आ रहा। दूसरे वो कारकुन होते हैं जो बेचारे थक कार के वैसे ही बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करते हैं, अब ये लीडर तो बाहर आने को ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुपबंदी नुकसान पहुंचा रही है डॉक्टर साहब। ऊपर से अब हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब हों, अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, ये लोग भी अब पीटीआई में वापसी की बात कर रहे हैं। बल्कि ये मौजूदा क़यादत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कारकुन सही कह रहा है, इन्होंने वो कदम नहीं उठाए जो उन्हें उठाना चाहिए था। तो इनके बारे में भी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी में एक इख्तिलाफात भी हैं। कुछ लोग चाहते हैं वो वापस आ जाएं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनको भी नहीं वापस आने देना। देखिए, इन लोगों की जो पार्टी छोड़कर चले गए थे या जिन लोगों ने किसी वजह से जायज़ नाजायज़ जिस तरह से मर्ज़ी उनको हटा दिया गया था या जो भी किया था, इनका फ़ैसला तो इमरान खान खुद करेगा। इनका फ़ैसला मैं या कोई और नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ जाती है, लेकिन फिर वो इनके खिलाफ बयानबाजी क्यों करते हैं? रऊफ हसन साहब भी चौधरी साहब के बारे में ये जनाब जंप मार गए, फिर आगे से वो भी फवाद चौधरी साहब भी उन्हें सुना रहे हैं। तो आप लोग अगर उनका फैसला नहीं करना तो उनके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? वो चलती रहती है, वो चलती रहती है। वो आप देख लें वहाँ पे शायद खाकान अब्बासी और दूसरे वो भी करते रहते हैं, वहाँ पे आप उनको भी देख लें, मतलब जुबैर साहब को देख लें, बाकी ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, उसको वो मसला नहीं है। दूसरी जो चीज़ बात अभी इमरान साहब भी कह रहे थे और जो थोड़ी सी मेरे लिहाज से जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि पार्टी के अंदर डिवीज़न हो जाए। अगर पार्टी के अंदर डिवीज़न हो गई कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप कहता है कि हम लोग इस्तीफ़ा दे देंगे या दूसरा ग्रुप कुछ और कहता है या तीसरा ग्रुप कुछ और कहता है, ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होगा। मैं जो इस वक्त वो ग्रुप है जो छोड़ के जा चुके थे और बयानात दे रहे हैं, दे आर नॉट, मेरे लिहाज से वो कोई असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन ये जो अंदर के वो हैं, इनमें अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो वो डैमेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये लोग एक सेंस प्रिवेल करेगा, ये लोग ये डिवीजन भी नहीं होने देंगे क्योंकि दैट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ पीटीआई। और फिर ये लोग फिलहाल उन्होंने कहा भी यही है कि हम लोग सही है, उन्होंने अभी ये कहा भी यही कि हम साथ हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, लेकिन लेट्स सी कि इख्तिलाफात किस तरह से जाते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात हो रही है। पीटीआई, अवामी नेशनल पार्टी, JUIF और खैबर पख्तूनख्वा से मुल्लिकात जितनी भी आवाज़ें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो थोड़ा इस पर हमें नज़र आते हैं कि मुखालफत कर रहे हैं। जबकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियरली कहा है कि जी ये ऑपरेशन कंडक्ट होना शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो सरहद पार भी करेंगे। आपको लगता है कि जो इस वक्त हुकूमत का ये ऑपरेशन है, इससे खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि फिर अगर आप सरहद पार भी कार्रवाई करें तो वहाँ से रिएक्शन भी आए? देखिए समीना, बात यह है कि इस डर से कि वहाँ से रिएक्शन आएगा हम चुप बैठ जाएं तो वो कोई बात नहीं। उसकी वजह यह है कि अभी आप रिएक्शन को छोड़ दें, अभी तो वहाँ से एक्शन हो रहे हैं। यानी हम रिएक्शन के डर से उस एक्शन को बर्दाश्त करते चले जाएं। अभी सरहद पार से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहीं से हो रही हैं, और फिर यहाँ आके लोग दहशतगर्दी करके ये शवाहिद मौजूद है कि फिर वहाँ वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब है हम बैठे रहे हाथों पे हाथ डाल के कि जी वहाँ से वो एक्शन करते रहे। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी आपने नाम लिया ना जमातों के जो मुखालफत कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेटली इस बात को मानेंगे कि इस बात को राज़ी हो जाएंगे कि ये ऑपरेशन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये इस ऑपरेशन में ज़रूर एक ख्याल रखा जाना चाहिए कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो अज़्म इस्तेहकाम ही रहे, वो इस्तेहकाम कायम करने के लिए हो। जो बेगुनाह लोग हैं या जो
दूसरे लोग हैं वो बेचारे उससे सफ़र ना करें, उससे मुतासिर ना हो या उसका निशाना ना बने। इस पे मैं समझता हूँ कि बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए केपी की जो हुकूमत है, अली मीन गंडापुर साहब को, फैसल करीम कुंडी साहब को, उनके साथ खसूसी तौर पे 2, 3, 4, 5 जितनी भी मीटिंग हो वो करें और उन्हें इस बात पे कायल करें। और उनकी मदद से अगर आप करेंगे तो देखें जो लोकल आदमी होते हैं उनको ज़्यादा ना होती है, उन्हें अपने इलाके का ज़्यादा पता होता है। और जो मुकामी पुलिस है अगर वो भी इसमें शामिल हो जाए और उनकी मदद करे तो वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकिन अभी तो हम नहीं ऐसा देख रहे। अवाम की तरफ से भी मैंने देखे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है कि हमें कोई मज़ीद ऐसा ऑपरेशन नहीं चाहिए। और फिर जो गवर्नमेंट का उसमें एक रिएक्शन आया वो भी कोई इसमें ख़ास ताउन करती नज़र नहीं आ रही बल्कि मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन तो बहुत सारे अवाम ऐसे हैं जिन्होंने रैलियाँ भी निकाली हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, ये भी साथ है। अच्छा, हाँ जी, मैंने तो मेरी नज़र से वैसे रैली नहीं गुजरी, लेकिन मैंने ऐसे ज़रूर प्रोटेस्ट देखे हैं जो कि वो नहीं चाह रहे कि ऑपरेशन। ये दोनों तरफ से हो रहा है, ऑपरेशन की मुखालफत भी हो रही है और ऑपरेशन के हक में भी लोग रैलियां भी निकाली हैं उन्होंने। चले एक आज यहाँ पे बात समेटते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि जो भी है जाहिर है ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में कार्रवाइयाँ करें वहाँ की हुकूमत को ऑन बोर्ड होना चाहिए, यकीनी तौर पर इदारों को लेना चाहिए साथ। और फिर अगेन वही बात है कि पहले तो ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि आखिर ये किस लेवल का ऑपरेशन है और इसमें किस हद तक लोगों के कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होंगे। क्या ये उसी लेवल का ऑपरेशन है जैसे हमने पहले देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, ये सब जिसके बारे में वज़ीर आज़म हाउस की एक बहरहाल ज़रूर एक्सप्लेनेशन आई है कि इतना उसका उस तरह से टारगेटेड कार्रवाइयाँ ज़रूर हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके खाली करवाए जाएंगे या इस तरह की चीज़ हो। बहरहाल जी लेट्स सी, वी होप कि अमन परवेल करे और यहाँ पर हमें नज़र आए कि जो लोग हैं वो अमन के साथ रह सकें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। जहाँ बातचीत की ज़रूरत है वहाँ बातचीत भी होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।